जाए तो रो क्यों रहे हो आप? छाती मत पीटो, ये सरकार है, बुलडोजर आपकी छाती पीटने से नहीं रुकेगा। नमस्कार मित्रों, ये बात है सन 1947 की, जब भारत आजाद होने के लिए लड़ रहा था। सभी का मकसद था हिंदुस्तान को, भारत को आजाद कराना, क्योंकि भारत पिछले 200 सालों से अंग्रेजों का गुलाम था। तो उन सब का मकसद था कि भारत को आजाद कराना, जिसमें सभी धर्म के लोग, सभी जाति के लोग शामिल होकर देश को आजाद कराने के लिए लड़ रहे थे। देश को आजाद कराने के लिए अपना खून बहा रहे थे। इसमें शामिल थे गांधी जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, मुस्लिम लीग और कांग्रेस, और भी काफी लोग जो भारत को आजाद कराने के लिए लड़ रहे थे, लहूलुहान थे, जिनका सबका मकसद एक था कि किसी भी तरीके से जो भारत अंग्रेजों का 200 साल से गुलाम बना हुआ है, उनको आजाद कराया जाए। और वो इस मकसद में कामयाब भी होते हैं। 15 अगस्त 1947 को देश को आजादी मिलती है। देश में खुशी की लहर आती है, लोग जश्न मनाते हैं कि हमारा देश हिंदुस्तान अंग्रेजों से 200 साल गुलामी करने के बाद आजाद हुआ है। और आजाद कैसे हुआ था? जिसमें सभी लोग, सभी धर्म के लोग, सभी जाति के लोग शामिल हुए थे, जिनके द्वारा देश को आजाद कराया गया था। अगर सन 1947 में भी लोग हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई करते तो शायद आज हमारा देश 2025 में स्वतंत्र ना होता। तो पहले सन 1947 में ऐसी कोई बात नहीं थी, ना धर्म जाति को लेके लोग लड़ते थे, सब एक साथ थे, एकजुट होकर रहते थे, सबने एक साथ युद्ध किया और देश को आजाद कराया। तो 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ और देश में खुशी की लहर थी। लोग जश्न मना रहे थे, लोग गा रहे थे। और 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बन के तैयार होता है, जिसे 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया गया और देश तरक्की की ओर आगे बढ़ रहा था। लोग खुश थे, लोग को उम्मीदें थी, लोग को आशाएं थी कि आने वाला वक्त हमारे लिए और हमारे बच्चों के लिए एक अच्छा होगा, गोल्डन होगा, एक डायमंड होगा, डायमंड की तरह चमकदार हमारा ब्राइट फ्यूचर होगा। इस उम्मीद लगाए लोग आगे बढ़ रहे थे और ऐसा ही हुआ। हमारे देश ने अच्छी तरक्की की और अटल बिहारी वाजपेयी और मनमोहन सिंह जैसे महान आदरणीय लोग हमारे देश के प्रधानमंत्री बने। और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, जिन्हें मिसाइल मैन भी कहा जाता है, वो सन 2002 से 2007 तक हमारे देश के प्रेसिडेंट बने, जिनके रहते हुए भारत ने काफी विकास किया, काफी तरक्की की। क्योंकि सन 1947 से पूर्व जो 200 साल अंग्रेजों का गुलाम रहा भारत, उसमें वो काफी नीचे की ओर गिर गया था, जिसको हमारे अटल बिहारी वाजपेयी और मनमोहन सिंह और राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम ने मिलकर देश की आर्थिक स्थिति को ऊपर बढ़ाया। लोग जश्न मना रहे थे, खुश हो रहे थे। लेकिन अब आता है टाइम 2007 का, जब इंडिया की एक एक्सप्रेस में एक धमाका होता है, जिसमें 68 लोगों की जान चली जाती है। उसमें से कुछ लोग पाकिस्तान के भी थे। तो जब से ऐसा माना जाता है कि 2007 के बाद से पाकिस्तान की इंडिया को ऐसी नजर लगी है कि इंडिया डूबता ही चला गया। फिर आता है सन 2014। इस 2014 ने लोगों को काफी उम्मीदें दिखाई, काफी उम्मीदें जताई कि इस देश का विकास होगा, देश तरक्की करेगा, जो तुम्हारी उम्मीदें हैं, जो तुम्हारी आशाएं हैं, उनको पूरा किया जाएगा। लेकिन हुआ इसके बिल्कुल अपोजिट। लोग विकास करना चाहते थे, विकास कुछ नहीं हुआ। लोग अच्छा फ्यूचर देखना चाहते थे, लेकिन उनका प्रेजेंट ही अच्छा नहीं था। लोग बेरोजगार होने लगे, देश की आर्थिक स्थिति गिरने लगी, जिसमें काफी लोग लाचार हुए, कमजोर हुए, आर्थिक रूप से वो नीचे गिर गए। उसके बाद जो बाकी कसर रह गई थी गरीब को और नीचे गिराने में, फिर आता है सन 2016, जिसमें बीजेपी सरकार के द्वारा नोटबंदी कर दी गई। इसमें गरीब हुआ और अमीर हुआ। इस नोटबंदी का फायदा अमीरों को, बड़े लोगों को बहुत मिला। इन्होंने अपनी ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में चेंज किया, लेकिन इसमें गरीब और लाचार हो गया और डूब गया, वो और नीचे गिर गया, उसकी आर्थिक स्थिति और खराब हो गई। अब गरीब करे तो करे क्या? मजदूरी छोड़कर लाइन में जाता है बैंक की, तो उसका काम नहीं होता, पूरे दिन भूखा प्यासा लगा रहता है, लेकिन फिर भी उसका काम नहीं होता है, क्योंकि बैंक है 11 बजे खुलते हैं, 4-5 बजे बंद हो जाते हैं।
1.5 घंटे का लंच करते हैं। पब्लिक इतनी रहती है कि गरीब करे तो क्या करे। गरीब ने बैंक जाना ही छोड़ दिया और अपने काम धंधे पे ध्यान देने लगा। इसी तरीके से गरीब हुआ और अमीर हुआ। देश की स्थिति काफी बदल गई, जिसमें अमीरों को तो ऑप्शन मिला अपना पैसा वाइट करने का, लेकिन गरीब आर्थिक रूप से और टूट गया। उसके बाद आता है 2019। जो कसर बाकी थी वो 2019 ने पूरी कर दी गरीब को और तोड़ने में। 2019 में कोविड-19 आता है, जिसमें 2.5 से 3 साल के लिए लोगों को घर में पैक कर दिया जाता है, जिसमें लोगों से रोजगार छीन लिया जाता है, बाहर आने जाने का अधिकार छीन लिया जाता है कि आप बाहर आ नहीं सकते, जा नहीं सकते, किसी को छू नहीं सकते, बाहर का कुछ खा नहीं सकते। पूरे 2.5 से 3 साल के लिए उसको घर में पैक कर दिया गया। लेकिन ये नियम, रूल, रेगुलेशन बड़े लोगों के लिए नहीं थे। वो बाहर निकल रहे थे, बाहर जा रहे थे। अब उनसे कोई पूछे भी तो क्या पूछेगा तो ये जवाब होगा उनके पास कि हमको ड्यूटी दी गई है कि कोई भी व्यक्ति बाहर ना आए, क्योंकि वो बाहर आएगा तो वो कोविड-19 का पीड़ित बनेगा। उनके पास एक ये लाइन थी। तो गरीब चाह करके भी कुछ नहीं कर सकता और नियमों का पालन करता रहा। और इस प्रकार नए नए कानून बनाए गए, नए नए नियम बनाए गए, जिसको जनता को पालन करना पड़ा। और करना, अगर भारत में रहना है तो करना पड़ेगा, क्योंकि जैसा गवर्नमेंट करती है वैसा गरीब को झेलना पड़ता है। क्योंकि एक अमीर है जो अपने हिसाब से जीता है और अपने हिसाब से रहता है, लेकिन गरीब को सारी स्थिति, सारी परिस्थिति को झेलना पड़ता है। और जिस समय सारी ये परिस्थिति, सारी जो सिचुएशन थी, उस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री थे श्रीमान नरेंद्र मोदी। मेरा उद्देश्य किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का अपमान करना नहीं है, लेकिन मैं एक इंडियन सिटीजन हूं। मेरे कुछ राइट्स हैं, मेरे कुछ अधिकार हैं कि मैं सरकार से सवाल कर सकता हूं कि आपने हमारे लिए और हमारे देश के लिए क्या किया है। क्योंकि हम वही लोग हैं जो सरकार बना भी सकते हैं और सरकार गिरा भी सकते हैं। अगर सरकार हम बनाते हैं तो हमारे पास पूरे राइट्स हैं कि हम सरकार से सवाल करें कि सरकार हमारे लिए क्या कर रही है, सरकार ने हमारे लिए क्या किया है और आने वाले टाइम में सरकार हमारे लिए क्या करेगी। तो मेरा सवाल मोदी जी से था कि मोदी जी ने 2014 में जब बीजेपी जीती थी, जब हमारे देश के प्रधानमंत्री बने थे, उन्होंने कहा था कि मैं देश का विकास करूंगा। तो मोदी जी, आपने देश के विकास के नाम पे क्या किया? सिर्फ आपने जगह जगह टॉयलेट बनवाए। क्या टॉयलेट बनवाना विकास होता है? नहीं। मोदी जी ने विकास के नाम पे जगह जगह टॉयलेट बनवाए। टॉयलेट बनवाना कोई भी विकास का काम नहीं होता है। टॉयलेट की नीड नहीं थी इंडिया को, क्योंकि रोडों पे ऑलरेडी बड़े बड़े होटल होते हैं, ढाबे होते हैं, जिसमें खुद के वॉशरूम होते हैं। लोग, पब्लिक उन्हें यूज कर सकती थी। लोगों को विकास की जरूरत थी तो इंडिया को रोजगार देना, शिक्षा को बढ़ाना, लोगों को पढ़ाना, नौकरी देना, उन्हें अच्छा रहन सहन देना, उन्हें अच्छे अधिकार देना जिसका वो प्रयोग कर सके, और देश में इक्वालिटी रखनी। ये विकास करना था हमारे मोदी जी को। लेकिन मोदी जी ने इसका अपोजिट विकास किया। भारत में क्या बनवाए? जगह जगह वॉशरूम बनवाए विकास के नाम पर। और मेरा एक सवाल अपने प्यारे हिंदू भाइयों से कि उनको कहा जाता है कि हिंदू खतरे में। मेरा एक सवाल आप लोगों से कि जब 600 साल मुगलों ने राज किया, 200 साल अंग्रेजों ने राज किया, सन 1947 में हमारा देश आजाद हुआ और सन 1947-2007 तक मनमोहन सिंह, अटल बिहारी वाजपेयी और एपीजे अब्दुल कलाम हमारे भारत के प्रेसिडेंट रहे। तो वो खुद एक मोमडन थे। तब हिंदू खतरे में नहीं था। तो आज 2014 से 2025 तक में, जिसमें देखा जाए कि ज्यादातर पॉलिटिकल पार्टी वो खुद स्वयं में एक हिंदू है, तो आज हिंदू खतरे में कैसे है? वास्तव में हिंदू खतरे में नहीं है। आपको ये बताया जाता है, डराया जाता है कि आप हिंदू मुस्लिम करें, क्योंकि पहले अंग्रेजों का काम यही था कि हिंदू मुस्लिम करके आगे बढ़ना, हमें गुलाम बनाना। आज बीजेपी का काम भी यही है कि हिंदू मुसलमान कराना और अपनी सत्ता को आगे बढ़ाना। तो मेरे प्यारे भाइयों, जागो, क्योंकि ना हिंदू बुरा है ना मुसलमान बुरा है, जो इनको लड़वाए वो इंसान बुरा है। मोदी जी कहते हैं कि मनमोहन सिंह जो हमारे देश के प्रधानमंत्री रहे, वो टॉफी पर भी 21% टैक्स लेते। कांग्रेस वाले बच्चों की टॉफी पर भी 21% टैक्स लेते थे। क्या ये बात मानने लायक है कि मनमोहन सिंह जो हमारे देश के प्रधानमंत्री रह चुके हैं, वो टॉफी पर भी 21% टैक्स लगाते?
अगर वो 21% टैक्स लगाते थे तो उस समय में 1 रुपए की 4 टॉफियां मिला करती थी, और आज मोदी जी के जमाने में 1 रुपए की 1 टॉफी मिलती है। तो टैक्स 21% मनमोहन सिंह लगाते थे, तो आज वर्तमान में मोदी जी कितना टैक्स लगाते हैं? क्या 70%, 80%? फिर भी मनमोहन सिंह जी से कम है। लेकिन वास्तव में सच्चाई ये नहीं है, क्योंकि मनमोहन सिंह के समय जो टैक्स था फूड प्रोडक्ट पे वो 3% से 5% तक था, इससे ऊपर गया ही नहीं। और वर्तमान में मोदी जी जो फूड प्रोडक्ट पर टैक्स लगाते हैं वो 18% जीएसटी है, जिससे नीचे काम भी नहीं करते। आप किसी रेस्टोरेंट वगैरह में जाते हैं, कहीं मॉल वगैरह में जाते हैं, कोई खाने पीने का सामान परचेज करते हैं, तो आपको 18% जीएसटी पे करनी होती है। मोदी जी 18% से नीचे बात करते ही नहीं है। क्या ये विकास है? नहीं। जबकि विकास के बिल्कुल अपोजिट काम कर रही है ये सरकार। तो अंधभक्तों जागो और देखो कि क्या गलत है और क्या सही। मेरा एक सवाल देश के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी से, कि वो अपने साथ जब इंडिया में भी कहीं घूमने के लिए जाते हैं या किसी मीटिंग में जाते हैं, किसी सभा में जाते हैं, तो वो अपने साथ इतनी सिक्योरिटी लेके क्यों चलते? क्या देश से उनको क्या खतरा है? कि देश के लोगों ने ही उन्हें प्रधानमंत्री बनाया है, देश के लोगों ने ही उन्हें चुनाव में जिताया है, तो वो देश के लोगों से क्या खतरा? जितना खर्चा वो सिक्योरिटी के ऊपर सालाना लाखों करोड़ों का खर्चा करते हैं, अगर उतना वो देश के विकास के लिए करें तो सिक्योरिटी गार्ड की जरूरत ही नहीं। इंडिया का हर एक बच्चा, हिंदुस्तान का हर एक बूढ़ा, हर एक महिला नरेंद्र मोदी जी की सिक्योरिटी करेंगी, सिक्योरिटी देगी। सरकार विकास के नाम पे बिल्कुल उसके अपोजिट कार्य करती। महाराष्ट्र के पुणे में एक कॉन्ट्रैक्टर द्वारा एक जेएम नामक रोड बनाया गया, जिसमें उन्होंने ये शर्त रखी, अगर ये 10 साल के अंदर भी इसमें गड्ढे हो जाते हैं या टूट जाता है तो इसको हम और हमारी कंपनी फ्री में रिपेयर करके देगी। और वो रोड वर्तमान में आज भी सही सलामत है, उसमें आज भी एक भी गड्ढा नहीं हुआ है। लेकिन आश्चर्यचकित होने वाली बात यह है कि उन लोगों को उस टेंडर के बाद एक भी टेंडर नहीं दिया गया, क्योंकि वो रोड लगातार सही चल रहा था, उसमें अच्छे मटेरियल का यूज हुआ था। उन लोगों का कॉन्फिडेंस इतना अच्छा था कि हम अच्छा काम करेंगे तो हमें टेंडर ज्यादा मिलेंगे। लेकिन सरकार किसी की सगी नहीं होती और उसका अपोजिट काम हुआ, क्योंकि उन्होंने काम इतना अच्छा किया था कि रोड ना दोबारा टूटा और ना दोबारा बना। तो गवर्नमेंट को ये काम उनका पसंद नहीं आया और उनको दोबारा वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया, क्योंकि रोड जो बनाए जाते हैं वो चीप और लोअर कॉन्ट्रैक्टर को दिए जाते हैं, जो रोड बनाते हैं और सालों में उसमें गड्ढे पड़ जाते हैं। फिर उनके लिए दोबारा गवर्नमेंट से पैसों की डिमांड की जाती है, दोबारा बजट बनाया जाता है, दोबारा बजट पास किया जाता है, उसके लिए पैसा आता है और पैसा रोड में लगाया जाता है और बचा कुछ पैसा गवर्नमेंट के अधिकारियों के काम आता है। लेकिन अगर वो 2 व्यक्ति को दोबारा टेंडर मिल जाता तो वो सभी रोड इस तरीके के बना देते जो रोड दोबारा नहीं बनते, इसलिए उनको दोबारा टेंडर नहीं दिया गया। ये है हमारे देश का विकास। और मध्य प्रदेश के एक व्यक्ति जिन्होंने पेट्रोल और डीजल पर बढ़ते दामों को देखकर एक पानी से चलने वाली कार बनाई, और आज उस शख्स का पता नहीं है कि वो शख्स कहाँ है। ये है हमारा देश का विकास। ये हमारा देश ऐसा है जिसके पास पैसा हो वो छप जाता है और जिसके पास टैलेंट हो वो छिप जाता है। और देश में सरकार ने सन 2016 के बाद आधार कार्ड, पैन कार्ड को जारी कर दिया गया, जिससे सरकार आम व्यक्तियों को, आम लोगों को कंट्रोल करने लगी कि वो कहाँ जा रहा है, कहाँ आ रहा है, क्या परचेज कर रहा है, उस आईडी को कहाँ लगा रहा है, किस बैंक में उसका अकाउंट है, कितना अमाउंट है उसके अंदर, अमाउंट कहाँ से आ रहा है, कहाँ जा रहा है, उस पे जीएसटी लगा रही है, पूर्ण रूप से आपको कंट्रोल कर रही है। लेकिन एक आम आदमी क्या सरकार के खाते पे नजर रख सकता है कि उसके पास पैसा कहाँ से आ रहा है और कहाँ से जा रहा है? ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि सरकार अपने हिसाब से काम करती है, अपने नियम के अनुसार काम करती है। वैसे तो गवर्नमेंट ने आरटीआई एक्ट 2005 लागू कर रखा है कि कोई भी व्यक्ति सरकार से किसी भी कार्य की जानकारी ले सकता है, लेकिन आरटीआई 2005 एक केवल नाम का एक्ट है, उसके अनुसार आप कुछ भी गवर्नमेंट से नहीं पूछ सकते। अधिकारी हैं, पुलिसकर्मी हैं, सीधे मुंह बात नहीं करते, तो आप उनसे कैसे पूछेंगे? और आप उनसे ये कहें कि आरटीआई 2005 के तहत मुझे अधिकार है कि सरकार
कैसे काम करती है और उसके पास पैसा कहाँ से आता है और कहाँ से नहीं जाता है। तो पुलिस वाले मिसबिहेव करते हैं, बदतमीजी करते हैं कि तू मुझे कानून सिखाएगा, कि तू मुझे कानून सिखाएगा, मुझे कानून सिखाने आया है, मुझे कानून मत सिखा, मैं कानून सब जानता हूं। आरटीआई 2005 एक केवल नाम का एक्ट रह गया। इसी तरीके से सरकार ने कानून तो बहुत बनाए हैं लेकिन पालन एक का भी नहीं किया जाता है। क्या वास्तव में गवर्नमेंट को सिक्योरिटी रखने की जरूरत है? सोचने वाली बात है कि उनको इंडिया के लोगों से, इंडिया की जनता से, जिसने उनको राजा बनाया, जिसने उनको प्रधानमंत्री बनाया, देश के लिए चुना कि आप हमारे लिए, हमारी आर्थिक स्थिति के लिए काम करेंगे, तो उनसे प्रधानमंत्री को कैसा खतरा? सरकार जानती है कि हमारे सारे काम जनता की इच्छा के अपोजिट हो रहे हैं। जैसा जनता चाहती है हम वैसा ना करके बिल्कुल उसके उल्टा कर रहे हैं। इसलिए गवर्नमेंट अपने साथ सिक्योरिटी रखती है। जवाब दे हिंदुस्तान की सरकार की वो अपने साथ सिक्योरिटी क्यों रखती है? सिक्योरिटी रखो, लेकिन जब आप इंडिया से बाहर जा रहे हैं, आउट ऑफ इंडिया जा रहे हैं, किसी सभा में जा रहे हैं, किसी मीटिंग में जा रहे हैं, तो वहां आप अपने साथ सिक्योरिटी रखें। लेकिन इंडिया में आपको सिक्योरिटी रखने की कोई जरूरत नहीं है। इंडिया में आपको कैसा डर? जब आप हिंदुस्तान के लोगों के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, रात दिन काम कर रहे हैं, देश का विकास कर रहे हैं, लोगों को रोजगार दे रहे हैं, लोगों की इच्छा के अनुसार काम कर रहे हैं, लोगों की आर्थिक स्थिति को बढ़ा रहे हैं, तो आपको कैसा डर? क्योंकि वास्तव में ऐसा नहीं है, क्योंकि सरकार बिल्कुल इसके अपोजिट काम करती है। इसीलिए सिक्योरिटी को अपने साथ रखती है, क्योंकि सरकार को डर है कि आम जनता बना सकती है तो गिरा भी सकती है। इसलिए सिक्योरिटी वो अपने साथ रखती है ताकि कोई हम पर मिसबिहेव करे या हमला करे या कोई भी XYZ कार्य करने का सोचे तो सिक्योरिटी उसको रोके। ये तो वो वाली बात है कि हम 100 रुपए का आपको पनीर ना खिलाकर 120 रुपए की दाल खिलाएंगे। मतलब लाखों करोड़ों रुपए देश के विकास पर ना खर्च करके हम सिक्योरिटी पर खर्च करेंगे, क्योंकि सिक्योरिटी हमारी रक्षा करेगी। जागो हिंदुस्तान वालों जागो। अगर सरकार वही पैसा जो सिक्योरिटी गार्ड पर खर्च करती है वो देश के विकास के लिए खर्च करे, तो मैं गारंटी देता हूं कि देश के प्रधानमंत्री को सिक्योरिटी रखने की जरूरत ही नहीं। और सरकार बीच बीच में काफी योजनाएं चलाती है जिसमें वो जनता से कहती है कि ये 5 साल की योजना है, 6 साल की योजना है, 3 साल की योजना है, आप इसमें इन्वेस्ट करो, आपका पैसा सेव होगा, आपको बढ़ के मिलेगा। लोगों को लगता है कि भारत की सरकार हमारे लिए कितना सोच रही है। अरे बेवकूफों, सरकार आपसे इनडायरेक्टली कर्जा लेती है, क्योंकि जो पैसा आप सरकार के लिए या सरकार के शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं वो सरकार उस पैसे को अपना कर्ज चुकाने के लिए उसका प्रयोग करती है। क्योंकि वो वर्ल्ड बैंक या RBI से लोन लेती है तो उसका ब्याज भी देना उसको पड़ता है, लेकिन एक जनता से लेती है तो जनता को थोड़ा पैसा बढ़ा के देना पड़ता है। सारे काम, सभी काम सरकार अपने फायदे के लिए करती है, लेकिन लोगों को लगता है कि सरकार के द्वारा जो योजनाएं चलाई जा रही है इसमें हमारा लाभ होता है। उसमें ऐसा नहीं, इसका अपोजिट होता है। आपके पैसे से सरकार अपना काम निकालती है। और जब भारत की जनता सरकार से सवाल करती है कि देश का विकास क्यों नहीं कर रहे, विकास के लिए कोई कदम क्यों नहीं उठा रहे, तो सरकार विकास के नाम पे क्या करती है? आम जनता को परेशान करती है, झुग्गी झोपड़ी हटाती है, घर तोड़ती है कि ये अवैध जगह पे बने हुए हैं। यहाँ से नेशनल हाईवे 24 निकलेगा, नेशनल हाईवे 19 निकलेगा, उसके लिए झुग्गी झोपड़ियों को हटाया जाता है। तो आम जनता विकास के लिए नहीं कहती। अरे ऐसा कैसा विकास है जो गरीबों को परेशान करके विकास किया जाता है? दिल्ली की हर झुग्गी की प्लानिंग करके बैठे हैं ये लोग। 5 साल तो छोड़ो, 1 साल के अंदर दिल्ली की सारी झुग्गियां ना तोड़ दें तो। अगर बीजेपी को वोट दे दिया दिल्ली के झुग्गी वालों ने, देख लेना तुम अपनी आत्महत्या के ऊपर साइन कर रहे हो। केजरीवाल की कही हुई बात 100% सही हो रही है और आगे भी ऐसा होगा।
जागो अंधभक्तों जागो। क्या जब ही जागोगे जब ये बात अपने ऊपर आएगी, या जब जागोगे जब आपका खुद का घर तोड़ा जाएगा? लोग सोशल मीडिया पे वीडियो देखते हैं और इग्नोर कर देते हैं कि कौन सा हमारा घर टूट रहा है, दूसरे का घर तोड़ा जा रहा है, दूसरे परेशान हैं। ये तो हमारे स्टेट की बात ही नहीं हो रही है, हम तो उत्तर प्रदेश में रहते हैं, ये तो बिहार में चल रहा है। जो बिहार में चल रहा है उसे उत्तर प्रदेश में आने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। ये मत भूलो देशवासियों की, बिहार भी एक भारत का ही हिस्सा है। वहां भी भारत सरकार अपने नियम अनुसार काम करती है, तो जब वहां वो अपने नियम के अनुसार काम कर सकती है तो उत्तर प्रदेश में भी कर सकती है। तो जागो अंधभक्तों जागो और अपने हक के लिए आवाज उठाओ। सन 1947 से पूर्व के अंग्रेज और 2014 के बाद आई हुई बीजेपी में कोई फर्क नहीं है, क्योंकि जो एजुकेटेड पर्सन है वो मेरी बात को समझ जाएंगे। क्योंकि अंग्रेज एक नीति अपनाते थे, फूट डालो शासन करो नीति। इसका मतलब ये था कि वो हिंदू मुसलमान सिख ईसाई को आपस में धर्म के नाम पर लड़वाते थे और अपनी सत्ता को आगे बढ़ाते थे। और आज इसी तरीके से बीजेपी को अगर अपने कोई काम करने होते हैं तो वो धर्म के नाम पे लोगों को लड़ाती है, लोग आपस में लड़ने में मशरूफ हो जाते हैं और जो सरकार होती है वो अपने काम को अंजाम दे देती है कि जो काम उसे करना है, जिसमें जनता बाधा डाल रही है। उस समय भी सन 1947 से पूर्व अंग्रेजों को भगाने के लिए हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी को एक साथ एकजुट होकर युद्ध करना पड़ा था, जिससे अंग्रेजों से हमारा देश आजाद हुआ था। और आज वर्तमान में अगर बीजेपी से अपने देश को बचाना है तो सबको हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई को एक साथ होना पड़ेगा, एकजुट खड़े होकर आवाज उठानी पड़ेगी, जब ही हमारा देश बीजेपी से आजाद होगा। या तो बीजेपी से आजाद होगा या बीजेपी हमारे और जनता के नियम अनुसार काम करेगी, देश के विकास के लिए काम करेगी, सारे काम जनता के कहने पर करेगी, जनता के नियम अनुसार कदम उठाएगी। हम सभी देशवासियों को एक साथ होना पड़ेगा, वरना नोटबंदी, बेरोजगारी, गरीबी और कोविड-19, पहलगाम अटैक, पुलवामा अटैक, किसान आंदोलन, हैदराबाद प्लेन क्रैश, रेड फोर्ट बम ब्लास्ट आदि स्थितियों का हमें सामना करना पड़ेगा। ये तो अभी तक एक इंट्रो था, पता नहीं वास्तव में आने वाले समय में क्या होगा अगर हम सब लोग एक साथ नहीं हुए तो। क्योंकि हमारी सबसे बड़ी कमजोरी ये है कि हम धर्म के जाति के नाम पर लड़ते हैं और सरकार को अपने काम करने का, अपने नियम के अनुसार काम करने का मौका देते हैं। जबकि सरकार हमारे द्वारा बनाई गई है तो सरकार को हमारे नियम के अनुसार काम करना चाहिए, लेकिन जबकि सरकार बिल्कुल इसके अपोजिट करती है। इसके जिम्मेदार गवर्नमेंट नहीं है, इसके जिम्मेदार हम खुद हैं। तो हमें अपने आप को बदलना पड़ेगा, जब ही देश बदलेगा। जागो इंडिया वालों जागो। अगर अपने लिए और अपने बच्चों के लिए कुछ करना चाहते हो तो अपने हक के लिए आवाज उठाओ। क्योंकि जितने भी देश में परिस्थिति आती है, जैसे पुलवामा अटैक, पहलगाम अटैक, नोटबंदी, कोविड-19 या हैदराबाद प्लेन क्रैश, लाल किला बॉम्ब ब्लास्ट, जितनी भी सारी चीजें होती हैं वो आपने नोटिस किया होगा इलेक्शन के समय ही क्यों हुई। अभी बिहार में वोटिंग हुई थी जिसमें बीजेपी जीत गई है। अब लोगों का ये कहना है जब हमने वोट नहीं दिया तो बीजेपी कैसे जीती। लोग अपने हक के लिए आवाज उठा रहे हैं, सभी अपने हक के लिए आवाज उठाएं। क्योंकि जो जितनी भी सारी परिस्थिति होती है, सारी सिचुएशन होती है, वो वोटिंग के टाइम ही क्यों होती है, वो इसलिए होती है ताकि आपका ध्यान भटकाया जा सके। क्योंकि बिहार में ऐसा बताया जा रहा है कि वोटिंग चोरी हुई है, जिसका पर्दाफाश राहुल गांधी के द्वारा किया जा चुका है कि एक ब्राजील की मॉडर्न जिसने अलग अलग नाम से वोट डाले गए हैं। और जब इलेक्शन कमीशन से रिक्वेस्ट की गई कि वो सीसीटीवी फुटेज दिखाएं कि किसने किस वक्त वोट डाले थे, तो उन्होंने ये कहकर के इनकार कर दिया कि हम अपनी माता बहनों बहुओं का वोटिंग डालते समय का सीसीटीवी कैसे दिखा सकते। क्या अपनी माताओं बहुओं बेटियों सहित किसी भी मतदाता की सीसीटीवी वीडियो चुनाव आयोग को साझा करनी चाहिए क्या? अरे बेवकूफों, समझो वो क्यों नहीं दिखाना चाह रहे हैं? क्योंकि उनके द्वारा किए गए कार्य ऐसे हैं जो वो बता नहीं सकते। बाकी आप खुद समझदार हैं कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। क्या वोटिंग डालते समय की सीसीटीवी फुटेज क्या प्राइवेट है या बाथरूम की है या बेडरूम की है, जिसे कोई व्यक्ति दिखा नहीं सकता? वोटिंग डालते समय की सीसीटीवी फुटेज है, उसको दिखाने में क्या दिक्कत है? लेकिन इलेक्शन कमीशन दावा करता है कि हम नहीं दिखा सकते अपनी माता बहनों और बहू बेटियों का वोट डालते समय का सीसीटीवी। इसका मतलब साफ है कि बिहार में वोट चोरी की गई है। क्योंकि कांग्रेस कहती है कि हमें जिताएं तो हाथ पर वोट डालें,
और बीएसपी कहती है कि हमें जिताएं तो हाथी पर वोट डालें, और बीजेपी ऐसा कहती ही नहीं है। वो कहती है आप किसी भी निशान पर वोट डालें, जीतेंगे तो हम ही। इस तरीके की देश में स्थिति चल रही है, तो इसके लिए आवाज उठाओ, वरना एक दिन ऐसा आएगा कि आवाज उठाने के लायक ही नहीं रहोगे। गवर्नमेंट जानती है कि हमारे हिंदू भाई अपनी गौ माता से कितना प्रेम और स्नेह करते हैं। वो इसी बात के ऊपर हिंदू मुसलमान को आपस में लड़वाते हैं कि मुसलमान गाय को काटता है और गाय को खाता है। अगर एक हिंदू या कोई भी धर्म का व्यक्ति ये सुने कि हमारी माता के साथ ऐसा व्यवहार किया जाता है, तो कोई भी आग बबूला हो जाए। तो मैं अपने हिंदू भाइयों के साथ हूं, लेकिन सोचने वाली बात है कि मुसलमान गाय ही क्यों खाएगा? वो बड़े का मीट खा सकता है, मछली खा सकता है, अंडा खा सकता है, बकरा खा सकता है, गाय क्यों खाएगा? गाय मोमडन लोग नहीं खाते हैं, कुछ लोग खाते हैं। तो कुछ के चक्कर में सबको बदनाम करती है ये गवर्नमेंट, ताकि सब हिंदू मुस्लिम करे। मैं भी गाय माता का सम्मान करता हूं कि किसी भी मुसलमान भाई को ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसमें हिंदू भाइयों की प्रेम और स्नेह है, तो सोचकर भी ऐसा नहीं करना चाहिए। बाकी मैं गुजारिश करूंगा अपने हिंदू भाइयों से कि वो भी किसी की बातों में ना आए। मैं मानता हूं कि कुछ हिंदू भी बुरे होते हैं, कुछ मुसलमान भी बुरे होते हैं, लेकिन उन लोगों के चक्कर में पूरे धर्म को बुरा नहीं बनाया जा सकता है। कुछ लोग बुरे होते हैं। मेरा तो कहना यह है कि जो मुसलमान को हिंदू से लड़ाता है और हिंदू को मुसलमान से लड़ाता है, उस व्यक्ति का कोई धर्म नहीं होता। वो व्यक्ति मुसलमान के हाथ लगे या हिंदू के हाथ लगे, उसको मारना चाहिए, उसको पीटना चाहिए, उसको कानून के हवाले करना चाहिए। उसका कोई धर्म नहीं होता। ये गवर्नमेंट ऐसी है जहां तो ये कहती है कि आतंकवादी का कोई धर्म नहीं होता, लेकिन जब आतंकवादी पकड़ा जाता है, मुसलमान होने का नाम दिया जाता है, मुसलमान होने का दर्जा दिया जाता है। ये गवर्नमेंट कभी भी अपने शब्दों पर नहीं रहती। जब कोई हिंदू आतंकवादी के रूप में पकड़ा जाता है, तब गवर्नमेंट कहती है कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, लेकिन जब एक मोमडन आतंकवादी के रूप में पकड़ा जाता है, तो तब ये गवर्नमेंट ये नहीं कहती कि आतंकवादी का कोई धर्म नहीं होता, बल्कि ये कहती है कि मोमडन ही आतंकवादी होता है। क्या इससे मेरे हिंदू भाइयों आपको ये नहीं लगता कि गवर्नमेंट हमें आपस में लड़वाना चाहती है, अपने कार्य में, अपने काम में, अपने मकसद को पूरा करना चाहती है? तो सभी व्यक्ति सोचें, समझें और आपस में भाइयों की तरह रहें, क्योंकि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब भाई भाई, क्योंकि एकजुट होना पड़ेगा, जब ही देश आगे बढ़ेगा। अगर एकजुट नहीं रहोगे तो ऐसे ही कटते रहोगे, बटते रहोगे। मेरा हिंदू भाइयों और मुसलमान भाइयों से केवल एक सवाल है कि आपको 2 बगीचे दिए जाते हैं, आपको 2 बगीचे दिए जाते हैं। एक बगीचे में केवल एक तरह के फूल होते हैं, एक बगीचे में सिर्फ एक तरह के फूल होते हैं जिसमें सभी गुलाब हैं, और एक बगीचा जिसमें आप जाते हैं जिसमें हर प्रजाति का फूल है। कमल भी है, गुलाब भी है, चमेली भी है, गेंदा भी है, सनफ्लावर भी है। तो आप कौन से बगीचे में जाना पसंद करेंगे? मुझे यकीन है कि सभी लोगों का 100% जवाब ये होगा कि हम उस बगीचे में जाना पसंद करेंगे जिसमें सभी प्रजाति के और सभी तरह के फूल हैं। इसी तरीके से मेरे भाइयों, एक देश भी जब ही अच्छा लगता है, जब ही खूबसूरत लगता है, जब वो एक देश में सभी धर्म के लोग रहते हैं, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, पारसी हो, यहूदी हो। अगर एक देश में सभी धर्म के लोग हैं, तो वो एक सभी फूलों की प्रजाति की बगीचे की तरह चमचमाता हुआ देश दिखाई देता है। अगर आप एक धर्म को ही मानेंगे कि हमें भारत में सिर्फ एक ही धर्म को रखना है, तो वो आप एक तरह के फूल के बगीचे में रह जाओगे। तो इस तरीके से अपनी सोच को बदलो, देश बदलेगा। ना हिंदू बुरा है, ना मुसलमान बुरा है। जो इनको आपस में लड़वाए वो इंसान बुरा है।